जी। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस अध्याय का पहले भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पदार्थ एवं उनके स्वाद के बारे में समझेंगे। उसके बाद लिटमस के बारे में समझेंगे और अंत में जानेंगे हल्दी एक सूचक के रूप में। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं पदार्थ एवं उनके स्वाद के बारे में। दोस्तों, हमारे प्रतिदिन के भोजन में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दाल, अनाज, नमक, मसाले इत्यादि होते हैं। इनमें से कुछ का स्वाद खट्टा होता है तो कुछ का कड़वा होता है, कुछ का स्वाद मीठा होता है तो कुछ का स्वाद अन्य प्रकार के होते हैं। तो आइए हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थ को चख कर पता करते हैं कि कौन से पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है और कौन से पदार्थ का स्वाद मीठा होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सारणी बनाएंगे और सबसे पहले हम बाईं तरफ पदार्थ का नाम लिखेंगे और दाहिने तरफ हम पदार्थ के स्वाद के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे नींबू का रस के बारे में। अब हम नींबू का स्वाद चख कर पता करेंगे। नींबू को चखने पर हमें पता चलता है कि नींबू का स्वाद खट्टा होता है। उसी प्रकार संतरे को हम चखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि संतरे का भी स्वाद खट्टा होता है। उसी प्रकार सिरका, दही, इमली, अंगूर, इन सभी का आप स्वाद को चख कर पता करें और अपनी सारणी में लिखें कि इनके स्वाद कैसे होते हैं। हमने देखा कि हमारे खाद्य पदार्थ जैसे कि नींबू, संतरा, दही इत्यादि का स्वाद खट्टा होता है। खट्टा पदार्थ अम्ल होता है, यानी कि एसिड कहते हैं। अब ऐसे खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। तो आइए हम अम्ल यानी कि एसिड के परिभाषा को समझते हैं। अम्ल यानी कि एसिड उन पदार्थों को कहते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद के होते हैं। अम्ल यानी कि खट्टा हल्दी से बनी रोली को पीला कर देते हैं तथा इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अब आइए हम क्षार के बारे में समझेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। दोस्तों, हम एक और खाद्य पदार्थ को उदाहरण में लेंगे, जैसे कि खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका स्वाद न खट्टा होता है और न ही मीठा होता है। तो हम आखिर इनके स्वाद को क्या कहेंगे? दोस्तों, इनके स्वाद को हम कड़वा कहेंगे और इन्हें उंगलियों के बीच रखकर हम रगड़ते हैं तो यह साबुन की तरह चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो और वह साबुन की तरह चिकना हो, तो यह पदार्थ क्षारक यानी कि बेस कहलाता है और इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। दोस्तों, अब हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सभी पदार्थों का स्वाद पता लगाने के लिए उन्हें चखा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। कुछ पदार्थ अत्यधिक हानिकारक होते हैं और यह हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें सभी पदार्थों का स्वाद पता लगाने के लिए उन्हें चखना नहीं चाहिए। अब एक और प्रश्न हमारे मन में आता है कि यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं, तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी कि कौन से पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या कौन से पदार्थ का प्रकृति क्षारकीय है? कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें चखा नहीं जा सकता है। ऐसे पदार्थों की अम्लीय तथा क्षारकीय प्रकृति का पता लगाने के लिए हम एक सूचक का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम सूचक के बारे में समझते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इंडिकेटर कहते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए
विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो रंग बदलकर पदार्थों की प्रकृति को बता देते हैं। अब हमारे आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचक के उदाहरण होंगे लिटमस पेपर, जिसे आप बाईं तरफ वाली चित्र में देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण होंगे हल्दी। आइए सूचक को विस्तार पूर्वक जानने से पहले हम कुछ अम्ल और क्षारक के बारे में जान लेते हैं कि कौन से पदार्थ में अम्ल पाया जाता है और कौन से पदार्थ में क्षारक पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक सारणी दिया गया है जिसमें कुछ अम्ल के नाम लिखे गए हैं और सारणी में दूसरी तरफ पदार्थों के नाम लिखे गए हैं जिनमें यह अम्ल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं एसिटिक अम्ल के बारे में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाते हैं, वहीं फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाए जाते हैं। इसी तरह साइट्रिक अम्ल जो कि नींबू फल में पाए जाते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू इत्यादि। इसी तरह लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं, वहीं ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाए जाते हैं। इसी प्रकार एस्कॉर्बिक अम्ल जिसमें हमें विटामिन सी मिलता है, यह आंवला सिट्रस फल में पाया जाता है। इसी प्रकार टार्टरिक अम्ल जो कि इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाए जाते हैं। आइए अब हम यह जानते हैं कि कौन से पदार्थ में क्षारक पाया जाता है। तो सबसे पहले सारणी में बाईं तरफ क्षारक के नाम दिए गए हैं और दाईं तरफ यह दिया गया है कि यह क्षारक कौन से वस्तुओं में, कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं। तो पहला उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में पाया जाता है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच इत्यादि में साफ करने के लिए जो मार्जक उपयोग किया जाता है, उनमें पाया जाता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लुधिया मैग्नीशियम जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इनमें पाया जाता है। आइए हम सूचक के बारे में। हेलो। हाँ, तो अभी देखने पर इसमें कुछ हल्का फुल्का और पुनरावृत्ति हुआ है, तो इससे स्पष्ट रूप से और थोड़ा समझ में आया होगा ना। जी। तो मैं ये बता रहा हूँ, अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ। आज हमको पढ़ना था क्षारक ना। तो इस वीडियो से ये स्पष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले पूर्व के लोग किसी भी चीज को चख कर के जानते थे, उसका परीक्षण करते थे। लेकिन यहाँ बताए अनुसार चख करके हर एक वस्तु का जो है परीक्षण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई वस्तुएं ऐसे जहरीले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं ना। जैसे अम्ल के संबंध में हमने चख करके परीक्षण का भी बात किया था। आंवला का है, नींबू का है, टमाटर का है, इन खट्टे फलों का है। लेकिन यदि हम स्ट्रॉन्ग अम्ल मतलब जो प्रबल अम्ल हैं उनके संबंध में, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके संबंध में हम चख करके उसका प्रयोग मतलब परीक्षण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको वही उपाय था सूचक का। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने को क्या करते हैं, हमको बतलाते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। उसके संबंध में जो सूत्र बताया था, अनीला छालानी। अम्ल में नीला लिटमस पत्र को यदि हम डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्षार में यदि लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक प्राकृतिक जो
सूचक है वह है हल्दी। और आप अक्सर देखे जी होंगे, अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी दिन खाते समय कुछ खाने सब्जी मसाले से कुछ हल्दी जो है अपने कपड़ों पर लग जाता है, यदि कोई सफ़ेद कपड़ा हो, और दूसरे दिन हम जब उसमें क्या लगाते हैं, साफ करते हैं कपड़े को। जी जी क्या इको हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ साउंड आ रहा है ना, इको हो रहा है, तो आपका स्पीकर को बंद कर दे रहा हूँ, और कुछ बोलना होगा तो फिर चालू करेंगे। जी हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, जब हम हल्दी लगे हुए उस कपड़े को दूसरे दिन साबुन या सर्फ से जब धोते हैं, तो वह जो धब्बा, पीला धब्बा, वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। वो एक प्रकार से रक्त की भांति लाल दिखाई देने लगता है। तो हल्दी भी एक प्रकार से ऐसा सूचक है जो क्षार के साथ में कैसा लाल रंग प्रदर्शित करता है। और अम्ल के साबुन जैसे लगाते हैं हम साबुन उस हल्दी पर, तो वह लाल रंग प्रदर्शित करता है। उसके पश्चात यदि हम उसके ऊपर उस लाल रंग के ऊपर पुनः हम यदि कुछ अम्ल डाल दें, तो उस लाल रंग को पुनः गायब कर देता है। इस प्रकार से उसमें हमको परीक्षण करने से पता चलता है। और विशेषकर क्षार के संबंध में बात ऐसा है कि क्षार मैंने बताया था कि राख, राख शब्द जो हमारे घरों में चूल्हों में पाया जाता है, राख, उस राख को भी यदि दोनों हाथ में ले करके पानी थोड़ा डाल करके हाथ को ऐसे मलने पर एकदम चिकनाहट महसूस होता है। और उसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है, मतलब मीठा नहीं होता है ना, खट्टा जी नहीं होता है ना। जी तो ये क्षार होता है। अब तीसरा जो पदार्थ है वो न तो क्षार होता है न अम्ल होता है, उसको कहते हैं लवण। या हम जब अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया कराते हैं, तो एक प्रकार का लवण पैदा होता है और पानी का निर्माण होता है। ठीक है ना? जी तो जी आपका किताब निकाले हो? जी हाँ, किताब निकाले हो तो थोड़ा सा क्षार के संबंध में दो चार लाइन जो भी है एक चैप्टर उसको पढ़ो, जरा सुनता हूँ मैं। क्षार शब्द का उद्भव अरबी के शब्द एलकली से हुआ है, जिसका अर्थ राख होता है, और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। थोड़ी मात्रा में चूने का पानी लेकर दो उंगलियों के बीच रगड़े, क्या आपको चिकनाहट महसूस होती है? यह क्रिया साबुन के पानी, गुड़हल की पीवीसी पत्तियों तथा कपड़े धोने के सोडे के साथ दोहराएं। यह सभी पदार्थ क्षारक हैं। इस क्षारक जल को में उले होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। मैग्नीशियम का फीता साधन प्रणाली चिमटी जल, लाल तथा नीला लिटमस आदि मैग्नीशियम के फीते का छोटा टुकड़ा ले इसे चिमटी के सहायता से पकड़कर जलाएं। इससे बनी सफेद राख को एकत्रित करें तथा जल की अल्प मात्रा में घोल प्राप्त विलयन को स्पर्श करें तथा नीले व लाल लिटमस पेपर पर इसकी कुछ बूंदे डालें। दो एंजाइम मैग्नीशियम प्लस 0O2 ऑक्सीजन 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जल में विलय होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रॉक्साइड बनता है। इसी प्रकार सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में विलय होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH तथा पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बनाते हैं। यह सभी क्षार है, इसको करने से क्षार चिकने लगते हैं तथा लाल लिटमस को नीला करते हैं। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, सभी क्षारीय पदार्थ जल में विलीन नहीं होते हैं। ठीक है। क्षारों का उपयोग। हाँ, क्षारों के उपयोग हैं। क्षार के संबंध में समझ में आ गया। जैसे हमारे घर में जो राख होता है ना, वो राख के सारे भौतिक गुणों को यदि हम समझ लेते हैं तो हमको क्षार का समझ विकसित हो जाता है। और क्षार क्या है? क्षार ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो वो क्या करता है, उसका मैग्नीशियम मतलब क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ना। जी जब क्षार को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, अभिक्रिया होता है, तो वह उस क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये साबुन में पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उपयोग में भी लिखा है कि साबुन जो है, क्षार का उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है। अब दवाई बनाने में किया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है दवाई कहोगे? तो जब हम कुछ स्वादिष्ट भोजन होने के कारण अधिक अम्लीय पदार्थ को खा लेते हैं ना, और जब अम्लीय पदार्थ बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में गड़बड़ गड़बड़ सा होने लगता है और अम्लता बढ़ जाती है। और वो अम्लता जब अधिक बढ़ जाती है तो वो क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एसिडिटी ना। एसिडिटी बोलते हैं। और जो जो रक्त में यदि एसिडिटी हो जाता है तो वह ब्लड प्रेशर भी बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको ब्लड प्रेशर की सीधे गोली खाने से इसका इलाज होने वाला नहीं है। डॉक्टर लोग इन्हीं सब सिद्धांतों को, इन्हीं सब बातों को अध्ययन कर चुके हैं और इसके आधार से बीमारी का जड़ को इलाज करने का ये व्यवस्था है। मतलब यहाँ पर हमको अम्लता बढ़ गया है तो हमको ऐसे चीज को उनको खाने देना है। हमारे आहारों में ही हमारे विभिन्न प्रकार की औषधियां निहित होती हैं। ठीक है। यदि अम्लता बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गया, तो हमको ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? क्षारकीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब क्षारकीय पदार्थ कहने का मतलब हमको साबुन नहीं खाना है कि साबुन खाना है? जी नहीं खाना है ना, दवाई खाना है या कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ खाना है जो हमारे पेट के गैस को मार दे, ठीक है, या एसिडिटी को मार दे। अब दूसरा है क्षार का जो उपयोग है कागज बनाने में किया जाता है, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है ना। ये विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण जो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं हेयर स्टाइल तरह तरह के जो क्या कहते हैं, अपने बाल को रंगे हुए दिखाई देते हैं, देखे हो ऐसा? किसी का बाल एक जगह लाल दिख रहा है, एक जगह पीला दिख रहा है, एक जगह हरा दिख रहा है, ऐसा बरन बरन का लोग करते हैं ना। ये उसी क्षारकीय पदार्थ के विरंजक चूर्ण के निर्माण के फलस्वरूप ऐसा होता है जो हमारे उस भाग को विरंजित कर देता है बालों के, और वह रंग बदल जाता है। ठीक है ना। जी और भूमि और पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए, तो भूमि और पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए कहने का मतलब, हम जब हमारे खेतों में हम जब फसल लगाते हैं तो खेतों में हम कई बार क्या करते हैं, बार बार एक ही प्रकार का फसल लगाते रहते हैं। ठीक है ना। तो जो जल का जो पीएच मान है, अम्लीयता और क्षारीयता का जो माप है, वह उसका एक स्केल होता है जिसको पीएच मान बोलते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये होता है। तो उसको आगे कक्षाओं में आप पढ़ोगे, उसके बारे में जो हम आगे बताएंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, खेत में यदि हमेशा हम क्या करें, चना का खेती करें, चना का फसल उगाएं, तो वो वहाँ का मिट्टी क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है ना।
जी और फसल जी उत्पादन के लिए अम्लीयता में हमको फसल वो उस प्रकार से उत्पादन नहीं मिलेगा, और अधिक क्षारीय हो जाएगा तो भी उत्पादन नहीं मिलेगा। तो उसकी प्रकृति को हम जी सुधारने के लिए क्या करते हैं, यदि अम्लीय हो गया है खेती, हमेशा से हम चना की खेती कर रहे हैं, तो ऐसे चना के खेतों में हमको चूना फेंकना पड़ता है ताकि उसकी अम्लीयता नष्ट हो। चूना में क्या होता है, क्षार होता है ना। जी और जल का उदासीनता क्या, जल का जो बिंदु 7 है वो उदासीन बिंदु को दर्शाता है, जबकि यदि उसकी पीएच वैल्यू कम हो गई, 7 से कम हो गई तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 8 से उधर अधिक बढ़ गया 14 तक तो वो क्षारीयता में वृद्धि होती है। तो इन बातों को क्षार के उपयोग के रूप में हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। जी अब यहाँ पर 2 प्रश्न दिया हुआ है। अ, अच्छा, आप एक काम, मैं जो वीडियो डालता हूँ, वीडियो को आप लोग देखते हो कि नहीं? देखते हैं। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, एक वीडियो डाला था कक्षा 7वीं के लिए, पिछला दिन का पढ़ाया हुआ, उसको मात्र एक व्यक्ति देखा जी है। अब कौन देखा है मैं कैसे जानूं? जी हाँ, क्योंकि उसका रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ मिल जाता है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मैं इसीलिए पुनः कल लिखा था, जी मैं उसी मतलब वीडियो को नहीं देखने वालों के चलते मैं क्या लिखा था, आज इन लोगों को अवकाश दे देता हूँ ताकि ये लोग मतलब कंटिन्यू पढ़ाई करने से निराशा आ जाता है। तो हो सकता है एक दिन अवकाश मिल जाएगा जी तो वीडियो वीडियो थोड़ा देख लेंगे करके मैं कल अवकाश को घोषित किया था, जी ठीक है ना। जी हाँ, और जी आप बता भी रहे थे कि मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और इस प्रकार से मैं अवकाश, अब संडे संडे को तो अवकाश रखेंगे ही, साप्ताहिक अवकाश रखेंगे ताकि आप लोगों को भी निराशा ना आए। थोड़ा सा पढ़ाई में लगन होना बहुत जरूरी है बेटा, ना। जी पढ़ाई जी में लगन बहुत जरूरी है। और कल मैं आ रहा हूँ, नोट कॉपी जितना तक तैयार हो पाया है, आप नोट कॉपी लेके ही रहिएगा, ठीक है ना। जी हाँ, और कल आवश्यकता पड़ने पर आपको बैंक भी जाना पड़ सकता है अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है ना। जी हाँ, तो बाकी आगे क्रियाकलाप 7 से अगले चैप्टर में देखेंगे। नीले लिटमस पर नींबू के रस का घोल डालने पर उसका रंग लाल हो जाता है। यदि इस पर साबुन घोल की कुछ बूंदें डालें तो क्या होगा? तो इसको आपको समझना है, पिछले जी अंश को पढ़ लेना है। एक उदासीनीकरण की क्रिया होगी, जो रंग में परिवर्तन हुआ था वह रंग पुनः पहले की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। उसको आपको अपने शब्दों में जी लिखना है। दूसरा है मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त सफेद पदार्थ को जल में घोलने पर बनने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? अब तक हमने अम्ल और क्षार के गुणों को देखा। यदि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया हो तो क्या होगा? तो वही है, अम्ल और क्षार की आपस में यदि क्रिया कराएंगे तो लवण और पानी बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक प्रकार जी का अम्ल और एक प्रकार का क्षार, दोनों की क्रिया करा करके एक अभिक्रिया दिखाना होगा, उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उसको बता के व्यक्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जी आगे आगे क्रियाकलाप 7 है, उसको कल से देखेंगे। तो जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको एक जी बार 2 बार अवश्य सुनो, ठीक है ना। जी हाँ, ठीक है फिर ना। और कोई दिक्कत पूछने लायक, जी कुछ कुछ समस्या पूछने लायक, नहीं कुछ समझ में ना आया हो? जी ठीक है फिर ना, धन्यवाद।